नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे 2 मार्कर हैं हम उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 या 2 दिन हमारी यही क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो IMP 2 मार्कर हैं, तो आने वाले 1 या 2 दिन तक हमारी यही क्लास चलेगी। टोटल केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट 2 मार्कर है मैं पूरे के पूरे वह आपको कराने वाला हूँ। इसी के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, कल मैं मॉर्निंग में शायद आपकी क्लास लूँगा और उनको भी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी। तो सारे बच्चे जुड़ जाएं, क्लास को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ठीक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले सेकंड जो हमारा चैप्टर है जिसका कि नाम था सॉल्यूशन, आपको यदि याद होगा तो मैंने उस सेकंड वाला जो हमारा चैप्टर था, आपको मालूम है, ठीक है, जिसका नाम क्या था हमारा? सॉल्यूशन। याद है? इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको ये जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, 3 प्रकार की मैंने आपको बताई थी। यदि आपको याद होगा तो आपको मैंने बताया था पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य और अपारगम्य झिल्ली बताया था। तभी आपको बताया था कि कोई भी जो विलयन होता है, ठीक है ना बच्चों, समझेंगे आप लोग एक बार और आप लोग रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा कि विलयन आप लोग जानते हो कि कोई भी जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना है? विलेय और विलायक से। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या भरा है? ये विलयन भरा है और बीच में हमने यहाँ पे एक झिल्ली लगा दी, समझना। तो देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरफ, ठीक है, एक विलयन से जब दूसरे विलयन में अगर विलेय और विलायक दोनों के कण निकल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पारगम्य। क्या बोलते हैं बच्चों? पारगम्य झिल्ली। और यदि मान लीजिए विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार नहीं निकल पाते, उसे हम बोलते हैं अपारगम्य। लेकिन यदि जब किसी झिल्ली में से केवल विलायक के कण आर पार जाते हैं बच्चों, किसके जाएंगे? केवल विलायक के जाएंगे, ठीक है ना, विलेय के नहीं जाएंगे। और विलायक हमारा क्या होता है? जल। तो जब कभी केवल विलायक के कण किसी झिल्ली में से आर पार निकल जाते हैं तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। इसका आंसर देखिएगा आप लोग, वह झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण जो हैं वो आर पार जा सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो याद हो गया होगा आपको, रिवाइज करना है आपको, ये तो पहले से भी याद होगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। तो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर होगा? पहले से भी आपको याद होगा ये। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लीजिए, वह झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो देखो, प्राकृतिक कौन कौन सी होगी? जो अंडे की झिल्ली होती है और जो जंतु झिल्ली होती है, ये प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जबकि हम आर्टिफिशियल कृत्रिम की बात करेंगे तो कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनी होती है वो कैसी होती है? हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, लेकिन वो कैसी है? कृत्रिम होती है। कैसी होती है? कृत्रिम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? तो विलयन के जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो किस कारक पर निर्भर करते हैं। आंसर दें आप लोग, क्या होगा इसका? ठीक है, दिख रहा है आपको, अणुओं की संख्या पर। किस पर? अणुओं की संख्या पर। तो आपको पहले भी बताया था मैंने जब पढ़ा रहा था ये पूरा, कि अणु संख्यक जो है, ये 2 शब्द यहाँ पे दिखते हैं, एक अणु और एक संख्यक। संख्यक से बना है संख्या। तो विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। तो आंसर होगा इसका अणुओं की संख्या पर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर है अणुओं की संख्या पर। क्लियर? ओके ना। तो क्या हो गया इसका? अणुओं की संख्या पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन समझे अब आप लोग। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांसेज हैं इसके। अब जो हमें समझना वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है वैद्युत कण संचलन किसे कहेंगे हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा? वैद्युत कण संचलन।
तो इसके आंसर से पहले आप लोग ये समझें कि वैद्युत कण संचलन, देखिए अब इसमें भी अगर हम वैद्युत कण संचलन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्या है वैद्युत, एक क्या है कण और एक क्या है संचलन। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, समझना किसके प्रभाव से, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किन्हीं भी कणों का, हम कोलाइडी कण बोल सकते हैं, तो किन्हीं भी कणों का संचलन, संचलन यानी होता है चलना, संचलन यानी क्या होता है बच्चों, संचलन का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र यहीं से समझेंगे आप लोग, है ना इसको, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है वैद्युत कण संचलन किसे कहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं, आंसर देखिए इसका, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, ये भी आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का, किसका, कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर, किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन, गमन यानी जाना होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन कोलाइडी कण संचलन कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए ये वैद्युत कण संचलन कहलाएगा, क्या होगा इसका, ये यहाँ से याद रखिएगा, ये जो है ना ये हो जाएगा, इसको देखेंगे तो गमन जो है वो वैद्युत कण संचलन कहलाएगा, कोलाइडी गुण नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इसको एक बार फिर से देखिए आप लोग, आंसर क्या होगा आपके यहाँ से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का, किसका, कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब देखिए अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, तो वैद्युत कण संचलन, अब धनावेशित कण ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा सकते हैं या फिर वो ऋणात्मक कण जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा सकते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो वैद्युत कण संचलन समझ में आया कि नहीं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग और अच्छे से एक बार देख सकते हो बच्चों कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाएगा, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अब ये वैद्युत कण संचलन में क्या होता है समझो, इसमें एक यू आकार की नली बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्या बनी है, एक यू आकार की नली बनी है। अब इसमें यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। अब तो ये धनात्मक है तो इसे हम बोलेंगे कैथोड है, एनोड है ये, और यहाँ पे ये ऋणात्मक है तो ये क्या हमारा कैथोड है। अब आपको ध्यान रखना ये प्लेटिनम के लगे होते हैं, किसके लगे होते हैं, प्लेटिनम धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब इसमें देखो मैंने एरो बताए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक दिख रहा है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से अगर ऋण कण जा रहे हैं, कौन से कण, निगेटिव पार्टिकल्स जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहा है ये, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, किसकी ओर, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। तो इस प्रकार के गमन को, जाने को हम बोलते हैं गमन, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो कण चलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऋण कण संचलन, क्योंकि यहाँ पे कौन से कण चल रहे हैं, ऋण वाले कण चल रहे हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई, एक बार और देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन, ठीक है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है ना। इसको आगे देखिए कि इसमें और क्या होगा, देखें जब धनावेशित कण अभिगमन करते हैं, अभिगमन यानी भी जाना होता है, अभी आपको मैंने बताया था यदि धनावेशित कण जाएंगे तो इसे हम क्या, इसे हम धन कण संचलन बोलेंगे, और जब ऋण कण संचलन करते हैं, गमन करते हैं, तब इसे हम क्या बोलेंगे, ऋण कण संचलन। तो बिल्कुल सिंपल है, यदि धन वाले कण जाएंगे तो धन कण संचलन, और ऋण वाले जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे ऋण कण संचलन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें आगे और देखिए, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चलिए अब इसको देखेंगे आप थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखें कांच की इसमें एक यू आकार की नली लेकर, ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने, इस प्रकार की एक यू आकार की नली होती है, कांच की यू आकार की नली लेकर उसमें कोलाइडी विलयन भरते हैं, क्या भरते हैं, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भरकर यहाँ से देखिए दो प्लेटिनम, ये प्लेटिनम है, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, प्रयोग करने के लिए एक यू आकार की नली लेंगे, इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसमें क्या भर देंगे, इसमें हम भरेंगे, ठीक है, कोलाइडी विलयन। अब जब हमने इतना कर लिया और उसके बाद हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें धारा प्रवाहित की, क्या किया बच्चों, धारा प्रवाहित की, ठीक है। अब देखिए धारा प्रवाहित हमने करी, जब कोलाइडी कण जो हैं वो एनोड की ओर गति करेंगे, तो एनोड की ओर मतलब धनात्मक कण की ओर, एनोड की ओर गति करते हैं तो उसे हम
क्या होता है, तो उस पर धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। और इस प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, कोलाइडी कणों पर आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोलाइडी कणों पर आवेश को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक साथ दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग जिनके पास आंसर नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पूरा आंसर दिख रहा है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, पूरा वैद्युत कण संचलन। क्या है, ये पूरा हमारा वैद्युत कण संचलन। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि जब ऋण वाले कण जाएंगे तो इसे हम ऋण कण संचलन बोलेंगे, और जब धन वाले कण जाएंगे तब हम इसे धन कण संचलन बोलते हैं। बाकी परिभाषा आप लोग जानते हो कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन, ठीक है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था हमारा वैद्युत कण संचलन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अधिशोषण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, अधिशोषण। ये भी बिल्कुल, अब देखिए इसमें या तो 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं कि अधिशोषण किसे कहते हैं, समझना आप अच्छे से इसको, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपसे 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि अधिशोषण खाली स्थान घटना है। तो यहाँ से 1 नंबर का तो आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि अधिशोषण कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना। अधिशोषण कैसी घटना है बच्चों, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है। अब ये पृष्ठीय घटना का मतलब क्या है, तो पृष्ठीय घटना का मतलब है कि पृष्ठ यानी सतह, सरफेस, यह सतह पर होती है। कहाँ होती है बच्चों, यह केवल सतह पर संपन्न होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पृष्ठीय घटना, अधिशोषण। देखो अवशोषण अलग होता है, ये अधिशोषण है। क्या है ये, अधिशोषण। ठीक है, एडजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। तो समझिए ये अधिशोषण क्या है, हम इसको एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको पूरा ये समझाता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए अधिशोषण वह पृष्ठीय घटना है, समझ में आ रहा है, कि सतह पर होती है। अधिशोषण वह पृष्ठीय घटना है जो ठोस या द्रव की सतह पर, पहले तो आपको ध्यान रखना कि अधिशोषण होगा वो या तो ठोस की सतह पर होगा या फिर द्रव की सतह पर होगा, तो ये 2 चीज़ें कन्फर्म है। ठीक है ना, अधिशोषण वह पृष्ठीय घटना है जो ठोस या द्रव की सतह पर घटित होती। तो पहली पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अधिशोषण है यह या तो ठोस की सतह पर होगा या फिर द्रव की सतह पर। कहाँ होता है, ठोस या द्रव की सतह पर होता है। अब क्या है, देखिए द्रव या ठोस की सतह पर, ये दोनों की बात कर रहे हैं। द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं, हम बोल सकते हैं खाली स्थान। क्या होती हैं, जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए, किस लिए, द्रव या ठोसों की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जब भी कोई पदार्थ अस्थायी रूप से आकरण के साथ जुड़ जाता है तो इस घटना को हम अधिशोषण बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, अच्छे समझना। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे अधिशोषण। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अधिशोषण क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। अधिशोषण क्या होगा, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, सतह पर होने वाली है, जो ठोस या द्रव की सतह पर घटित होती है। ये घटना कहाँ होती है, ठोस या द्रव की सतह पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द्रव या ठोस की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं इनको पूर्ण करने के लिए जब कोई पदार्थ आकर, ठीक है, इन द्रव या ठोसों की सतह पर जुड़ जाता है तो इस पूरी घटना को हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलेंगे बच्चों, इस पूरी घटना को बोलते हैं अधिशोषण। अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा और देख सकते हैं कि मान लीजिए यह कोई ठोस है। क्या है, ये कोई ठोस है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये कोई ठोस है। अब यहाँ पे देखो ये तो क्या हो गया, ठोस। अब यहाँ से देखिए ये जो लाइन है ये चारों तरफ क्या है, ये इसकी सतह है। क्या है, इसकी सतह है। अब मान लीजिए समझना, अगर ये सतह बहुत ज़्यादा चिकनी होगी, कैसी होगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, चिकनी होगी, तो इस पर कोई भी पदार्थ आएगा और यहाँ से टकरा कर नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कि ये खुरदुरी है, कैसी है, समझना, अगर ये खुरदुरी है और यहाँ पे मान लीजिए बारिश का पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस जगह आकर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, इस जगह आकर रुक जाएगा। और रुकेगा कब, जब जहाँ पर कोई जगह होगी तभी तो। अगर हल्का फुल्का खुरदुरा है, कोई छेद है, तो उसमें पानी आके क्या होता है, भरा जाता है। तो इस पूरी घटना को हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या, अधिशोषण। देखो आपने स्पंज देखा होगा, फोम जिसे कहते हैं। अगर हम फोम को पानी में डूब देते हैं तो पानी क्या होता है, इस फोम के पूरे अंदर तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन अधिशोषण में क्या होता है, ये केवल सतह पर होता है, अंदर तक नहीं होता, पूरे स्थूल में नहीं होता। तो इसीलिए पहली लाइन क्या थी कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। केवल ये चारों तरफ आपको सतह दिख रही है, तो यह केवल सतह पर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या होता है, अधिशोषण।
और अधिशोषण तभी होता है जब किसी पदार्थ के पास जो है वो मुक्त संयोजकताएं होती हैं, नहीं तो वो नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मिसेल क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, मिसेल क्या है। तो इसको देखेंगे आप लोग कि मिसेल क्या होता है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं, कोलाइड आप लोग जानते हो, ठीक है, कोलाइड विलयन मैंने आपको पढ़ाया पूरा। कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रताओं में क्या करते हैं, सामान्य वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं। एक लाइन आपको पहले ये याद रखना है। क्या याद रखोगे आप लोग, कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रताओं में, किसमें, कम सांद्रताओं में सामान्य वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह करते हैं, सामान्य वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं। किंतु, तो अभी के बाद बात हो रही थी ये कम सांद्रताओं पर। अब देखिए, किंतु उच्च सांद्रताओं पर उनके आयन झुंड बनाकर कोलाइडी अवस्था के गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये फिर से समझना पड़ेगा। देखिए कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो कम सांद्रताओं पर, ध्यान रखना, जो कम सांद्रताओं में क्या करते हैं, सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार दर्शाते हैं कम सांद्रताओं पर, लेकिन उच्च सांद्रताओं पर उनके आयन जो हैं वो झुंड बनाकर कोलाइडी अवस्था के गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। और इन्हीं पुंजित कणों को, मतलब जो इकट्ठे होते हैं, इन्हीं पुंजित कणों को हम मिसेल कहते हैं। बस इतना ही है। ये जो पुंजित कण होते हैं, मतलब इकट्ठे हो जो कण बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम मिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। इसका उदाहरण दे सकते हैं, साबुन का जो जल में विलयन होता है वो मिसेल होता है। ठीक है, साबुन का जल में जो विलयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलेंगे, मिसेल। तो मुझे पूरा भरोसा कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। परासरण क्रिया मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, परासरण क्रिया भी आप लोग जानते हो, ठीक है ना, परासरण क्रिया जानते हो ना आप लोग। तो अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन है कि परासरण क्रिया पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, परासरण तो आप लोग जानते हो, परासरण जानते हो ना, आपको पढ़ाया मैंने पूरा, लेकिन इस परासरण पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए आप लोग, परासरण क्रिया में विलेय के कण, ध्यान रखना किसके, विलेय के कण, परासरण क्रिया में विलेय के कण अर्धपारगम झिल्ली से टकराते हैं। ठीक है, टकराने की गति जितनी अधिक होती है परासरण क्रिया भी उतनी कैसी होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो परासरण क्रिया में विलायक के कण जाते हैं आर पार, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विलायक आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, विलायक। तो परासरण क्रिया में विलायक के कण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से टकराते हैं, और टकराने की गति जितनी अधिक होती है परासरण क्रिया उतनी तीव्र होती है। परासरण क्रिया कैसी होगी, उतनी तीव्र हो जाएगी। अब यदि हम ताप वृद्धि कर दें तो ताप वृद्धि विलेय के अणुओं की गति में वृद्धि कर देती है। यदि हमने ताप बढ़ा दिया तो इनके जो विलेय के अणु हैं इनकी गति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब वृद्धि हो जाएगी तो देखिए, अतः परासरण क्रिया की गति में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि परासरण की क्रिया ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। याद रखिएगा, परासरण जो क्रिया होती है बच्चों, क्या हो जाएगा, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। आपको ये याद रखना है। और 2 नंबर के लिए इस आंसर को आपको इसी तरीके से इसको तैयार करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल फिर मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। ओके, अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए, मस्त रहिए। परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, कभी भी अब टाइम टेबल आपका जारी हो सकता है। तो अपनी पढ़ाई में और तेज़ी लाइए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी साल भर आपने जो मेहनत की है उसे अच्छे से आप कलेक्ट करिए। बार बार चीज़ों को रिवाइज करना आप लोग शुरू कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे।